नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। साथियों, एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एसपीटेट जून 2026 के लिए जीके का पार्ट 1 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 1 का जो पहला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है। तो अगर बात करें प्रेजेंट टाइम में भारत के संविधान में कुल कितने पार्ट है, कुल कितने भाग है, तो टोटल वर्तमान में 25 भाग है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि जब भारत का संविधान बना था तो उस समय भारत के संविधान में कितने भाग थे। तो जब भारत का संविधान बना था तो भारत में उस समय 22 भाग थे। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में ये पूछ चुका है कि भारत के संविधान में कुल 25 भाग है, लेकिन भाग 2 किसकी बात करता है। तो भाग 2 के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर बात करें भाग 2 की, तो भाग 2 जो है वो सिटीजनशिप की बात करता है, नागरिकता की बात करता है। इस बात को आपने डिटेल से इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है। साथियों, नागरिकता बोले तो सिटीजनशिप की बात आर्टिकल नंबर जो है वो 5 से 11 तक की जाती है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछी जाती है कि भाग 2 में नागरिकता की बात की जाती है, सिटीजनशिप की बात की जाती है, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक नागरिकता की बात की जाती है। तो अनुच्छेद 5 से 11 तक जो है, आर्टिकल 5 से 11 नागरिकता की बात की जाती है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान का भाग 3 किसके बारे में बात करता है। तो भाग 3 फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करता है। हिंदी भाषा में बोले तो मौलिक अधिकारों के बारे में बात करता है भारतीय संविधान का भाग 3। और कई बार पूछा गया है कि भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसको कहते हैं। तो भारतीय संविधान का जो मैग्ना कार्टा है वो भी भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों को कहा जाता है, जो कि आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक बताए जाते हैं। साथियों, अगर आप भी एसपीटेट परीक्षा जून 2026 में क्लियर करना चाहते हैं और आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारा बैच 1 फरवरी से शुरू होने जा रहा है, जिसकी एडमिशन जो है वो 20 जनवरी से शुरू हो चुकी है, जहां पे आपको मिलने वाली है 499 रुपीज़ में लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस। 4 से 5 टीचर आपको पढ़ाने वाले। आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आप एसपीटेट नॉन मेडिकल के हो, आप एसपीटेट मेडिकल से हो, आप एलटी हिंदी से हो, किसी भी स्ट्रीम, इस बार यूथ अध्ययन हर एक स्ट्रीम के बैच बिठा रहा है। और आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस रहने वाली। आप कहीं पे जॉब कर सकते हैं, आपका भी एसपीटेट क्वालिफाई नहीं हो रहा है, तो आप इस नंबर पे जरूर कांटेक्ट करें। 7876145409। एडमिशन शुरू हो चुकी है। 499 में आप एनरोल हो सकते हैं, जहां से 100 से ज़्यादा बच्चे अभी एनरोल हो चुके हैं। साथियों, बात करें भारतीय संविधान के भाग 4 की, पार्ट 4 की। पार्ट 4 किसके बारे में बात करता है, ये क्वेश्चन कई बार एसपीटेट परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो भाग 4 पार्ट 4 जो है, अगर मैं पार्ट 4 की बात करता हूं तो ये डीपीएसपी के बारे में बात करता है। आप बोलेंगे कि डीपीएसपी क्या, तो डीपीएसपी बोले तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में भारतीय संविधान का भाग 4 बात करता है। और आर्टिकल नंबर 36 से 51 के बीच में राज्य के नीति निर्देशक तत्व आते हैं। और राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है, ये भारतीय संविधान में किस देश से लिए है, ये क्वेश्चन भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो ये आयरलैंड देश से लिए गए हैं। ये बात भी आपको इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है। साथियों, एसपीटेट परीक्षाओं में एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि भारतीय संविधान का भाग 4 तो आपका डीपीएसपी की बात करता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करता है, लेकिन भाग 4 का जो ए है वो किसकी बात करता है। 4 का ए बोले तो मतलब इसको बाद में जोड़ा गया। सबसे पहले तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि 4 के क में क्या है। भारतीय संविधान का जो भाग 4 का ए है उसमें क्या है, तो उसमें है मौलिक कर्तव्य। क्या है मेरे साथियों, आपको ध्यान से सुनना है। उसमें क्या है, मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज आपको जरूर याद रखनी है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज भारतीय संविधान के 4 के ए में है, और अनुच्छेद बोले तो 51 के ए में है। और मौलिक कर्तव्य की बात करें तो ये कहाँ से लिए गए हैं, तो मौलिक कर्तव्य जो भारतीय संविधान में लिए गए हैं वो आपके रूस देश के संविधान से, रशिया देश के संविधान से लिए गए हैं। ये बात भी आपको डिटेल से याद रखना है। और भाग 4 के क को भारतीय संविधान में, या मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जो जोड़ा गया है वो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया है। ये बात भी आपको जरूर याद रखनी है। कई बार एसपीटेट परीक्षाओं में ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान का जो भाग 5 है वो किसकी बात करता है, तो वो संघ की बात करता है। और संघ के बारे में आर्टिकल 52 से 151 तक बात की जाती है। देन उसके बाद कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भाग 6 किसके बारे में बात करता है, तो भाग 6 स्टेट के बारे में, राज्य के बारे में बात करता है। तो ये सारी बातें आपको डिटेल से याद रखनी है। जैसे भाग 9 किसकी बात करता है, तो भारतीय संविधान का भाग 9 पंचायतों की बात करता है। तो सारे क्वेश्चन आपको जरूर याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखने हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जी, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। हाउ मैनी मेंबर्स आर
नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट टू राज्यसभा। तो राज्यसभा के लिए जो भारत का राष्ट्रपति है वो 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। कई बार क्वेश्चन परीक्षाओं में ये भी पूछा गया है कि 12 सदस्यों जो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किए जाते हैं वो कितने क्षेत्रों से होते हैं, तो वो 4 क्षेत्रों से मनोनीत किए जाते हैं। आपका कला है, आपका विज्ञान है, आपका साहित्य और समाज सेवा। जो भी इन 4 क्षेत्रों में अच्छे कार्य करेगा उनको राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। ये क्वेश्चन आपको डिटेल से याद रखना है। बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा में जो है वो अधिकतम कितनी सीटें होती है, ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो राज्यसभा में अधिकतम 250 सीटें होती है। राज्यसभा को जो है वो संसद का उच्च सदन, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि राज्यसभा संसद जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट का अपर हाउस कौन सा होता है, उच्च सदन कौन सा होता है, तो वो भी आपका राज्यसभा होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन पूछा था कि राज्यसभा का संसद का परमानेंट हाउस बोले तो आपका स्थायी सदन कौन सा होता है, तो स्थायी सदन भी कौन सा होता है, क्योंकि इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। तो राज्यसभा जो है वो संसद का स्थायी सदन होता है, क्योंकि संसद के 2 सदन है। अस्थायी कौन सा है, लोकसभा है, क्योंकि लोकसभा को कभी भी स्थगित किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है, लेकिन जो राज्यसभा है उसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। इसीलिए राज्यसभा क्या है, संसद का स्थायी सदन है। ये बात भी आपको इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है। कई बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन ये पूछ लिया था कि जो राज्यसभा है उसका कार्यकाल, उसका टेन्योर जो है वो कितने साल होता है। तो राज्यसभा के लिए अगर आप चुनना चाहते हो तो आप उसका जो कार्यकाल है राज्यसभा का 6 साल होता है। वहीं दूसरी ओर कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि अगर राज्यसभा का 6 साल होता है तो लोकसभा का कितना, तो लोकसभा का मात्र 5 साल होता है। ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है, 12 सदस्य तो मनोनीत होते हैं, लेकिन अगर राज्यसभा का मेंबर बनना है, मेंबर ऑफ राज्यसभा बनना है, तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, तो आपकी उम्र कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। 30 वर्ष से कम हुए तो आप राज्यसभा के सदस्य नहीं बन सकते। ये बात भी आपको जरूर याद रखना है। उसी प्रकार अगर कोई भी सदस्य लोकसभा का सदस्य बनना चाहता है तो कितनी वर्ष उम्र होनी चाहिए, तो 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए। ये क्वेश्चन भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन ये पूछा था कि जो भैया राज्यसभा और लोकसभा होता है उसकी गणपूर्ति कितनी होती है, तो इसकी गणपूर्ति होती है 1/10, मतलब कि 100% के 10% व्यक्ति आने चाहिए तब जाके बात बनेगी। तो ये दोनों बातें आपको इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है। तो राज्यसभा में मैक्सिमम मेंबर 250 होते हैं, वर्तमान में 245 बैठते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। लेकिन भैया 250 का 1/10 कितना होता है, तो कई बार ये क्वेश्चन टेट परीक्षाओं में आ चुका है। तो 25 बंदे गणपूर्ति है। जब तक राज्यसभा में 25 सदस्य नहीं आएंगे तब तक इसका जो कोरम है, इसकी जो गणपूर्ति है वो पूर्ण नहीं होगी। ये बात भी आपको कई बार टेट परीक्षाओं में पूछी गई है। राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है, पदेन अध्यक्ष होता है, वो होता है भारत का उपराष्ट्रपति। कौन होता है मेरे साथी, भारत का उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। ये बात भी आपको जरूर याद रखनी है। ये बात कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। जी अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, हु इज़ द एट प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। देखो टेट परीक्षाओं की एक प्रवृत्ति रहती है कि हमेशा वहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो हमको नहीं पता होते, लेकिन फिर भी वो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और वर्तमान में कौन क्या है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो वर्तमान में भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, वो आपके उपरोक्त में से कोई नहीं आएगा, नन ऑफ दीज होगा, क्योंकि वर्तमान में जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त है वो है ज्ञानेश कुमार। ये नाम आपको जरूर याद रखना है कि ज्ञानेश कुमार क्या है, वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त है। ये क्वेश्चन इस बार पक्का किसी ना किसी टेट परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। अगर आपको टेट परीक्षा पास करनी है तो शुरुआत से लेकर अंत तक इन मेरी वीडियोज़ को देखना होगा, तभी आपकी टेट परीक्षा पास हो सकती है। ज्ञानेश कुमार भारत के कौन से नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं, ये क्वेश्चन कई बार जो है वो परीक्षा में पूछा गया है। तो ये 26वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हिमाचल जो भारत के बने हैं। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ 2 और निर्वाचन आयुक्त भी होते हैं। एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। ठीक है, चीफ के अलावा 2 इलेक्शन कमिश्नर कौन कौन वर्तमान में है, तो एक है डॉक्टर विवेक जोशी, पहला नाम है डॉक्टर विवेक जोशी, ये भी आपको याद रखना है क्योंकि पेपर का लेवल अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। और दूसरा नाम है आपका डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू। तो सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी क्या है, इस समय चुनाव आयुक्त है,
इलेक्शन कमिश्नर है और मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो ज्ञानेश कुमार है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे परीक्षाओं में ये भी पूछ सकता है कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। देखो वर्तमान में तो बता दिया ज्ञानेश कुमार है, लेकिन पहले कौन है ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो है सुकुमार सेन। तो सुकुमार सेन वर्तमान में क्या है आपकी, वर्तमान में तो कौन है, ज्ञानेश कुमार है, लेकिन सुकुमार सेन क्या है आपके पहले मुख्य चुनाव आयुक्त है। ये बात आपको जरूर याद रखना है। अच्छा, एक बार क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है। तो राज्यसभा का जो सभापति होगा वो भारत का राष्ट्रपति होगा, और भारत के जो राष्ट्रपति है वो कौन है, तो भारत के राष्ट्रपति है सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन कौन है, तो सीपी राधाकृष्णन जो है वो वर्तमान में भारत के राज्यसभा के सभापति है और भारत के उपराष्ट्रपति है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि राज्यसभा के उपसभापति कौन है, राज्यसभा के डिप्टी स्पीकर कौन है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो राज्यसभा के डिप्टी स्पीकर की बात करें तो है हरिवंश नारायण सिंह। ये भी प्यारा क्वेश्चन है, याद रख लेना, कोई ना कोई क्वेश्चन एक नए क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। तो हरिवंश नारायण सिंह क्या है, राज्यसभा के उपसभापति है। फिर क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि वर्तमान में राज्यसभा में सदन के नेता कौन है। तो राज्यसभा में जो आपके सदन के नेता है, जिस पार्टी की सरकार है, वो है जगत प्रकाश नड्डा। कौन है, सदन के नेता बनाए गए हैं जगत प्रकाश नड्डा, और राज्यसभा में जो विपक्ष के नेता है वो है मल्लिका अर्जुन खड़गे। कौन है मेरे साथियों, आपको याद रखना है, मल्लिका अर्जुन खड़गे की बात करूँ तो ये वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी है और साथ में राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी है। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछ सकता है कि भैया आप ये बताइए कि वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, और तो उनका नाम है न्यायमूर्ति सूर्यकांत। क्या है, जस्टिस सूर्यकांत क्या है, वर्तमान में भारत के चीफ जस्टिस है। आपको याद रखना है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है। और कौन से नंबर के सीजीआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो 53वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश है न्यायमूर्ति सूर्यकांत। इनके बारे में आपको जरूर याद रखना है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है, 16वें महान्यायवादी। तो 16वें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो है आर वेंकट रमणी। ये नाम आपको जरूर याद रखना है, कौन है, आर वेंकट रमणी। टेट परीक्षाओं का जो पार्ट 1 है ये, यहाँ से एक नया क्वेश्चन आने वाला है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि वर्तमान में जो है वो क्या, वर्तमान में अगर बात करें, वर्तमान में भारत की कैग कौन है। कैग बोले तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, जो कि 15वें नंबर के है। तो उनका नाम है आपका, जो भारत के जो कैग है उनका नाम है न्यायमूर्ति संजय मूर्ति। तो संजय मूर्ति क्या है, संजय मूर्ति वर्तमान में भारत के 15वें नंबर के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। कैग है भाई, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वर्तमान में भारत की महालेखा नियंत्रक कौन है, जिसको आप सीजीए बोलते हैं, सीजीए, तो सीजीए जो भारत की है वो टीसीए कल्याणी है। कौन है, टीसीए कल्याणी। तो जी सारे क्वेश्चन आपको जरूर याद रखने हैं, एक नया क्वेश्चन आपको पेपर में जरूर आने वाला है। और एसपी टेट नॉन मेडिकल, एसपी टीजीटी एलटी हिंदी, इसके लिए हमारे बैच इस बार 1 फरवरी से शुरू होने जा रहे हैं। तो जितने भी स्टूडेंट हैं जो एसपी टेट क्वालिफाई करना चाहते हैं वो जरूर ज्वाइन करें। बहुत ही एक से एक स्टाफ हमारे पास, एक से एक टीचर हमारे पास है जो आपको इस 10 परीक्षाओं की तैयारी करवाने वाला है। चलिए जी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जी अगला क्वेश्चन है, वेयर वाज द फेमस सील ऑफ पशुपति फाउंड। प्रसिद्ध पशुपति की मुहर कहाँ से मिली है। तो प्रसिद्ध पशुपति की जो मुहर आपको मिली है वो मोहनजोदाड़ो से मिली है। ये क्वेश्चन आपको डिटेल से याद रखना है। मोहनजोदाड़ो जो है वो वर्तमान में कहाँ है और इसकी खोज कब की गई, ये दोनों ही क्वेश्चन टेट परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। मोहनजोदड़ो जो है वर्तमान में पाकिस्तान में है। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। टेट परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी बहुत दफ़ा पूछ चुका है कि मोहनजोदड़ो है तो पाकिस्तान में, लेकिन इसकी खोज किसके द्वारा और कब की गई। तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में की गई थी। किसके द्वारा, राखल दास बनर्जी। ये नाम आपको जरूर याद रखना है, राखल दास बनर्जी के द्वारा जो है वो मोहनजोदड़ो की खोज की जाती। यहाँ से पशुपति की मुहर मिली थी। पशुपति की मुहर के अलावा यहाँ पे जो मिला था वो विशाल स्नानागार। कई बार क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा गया है कि विशाल स्नानागार कहाँ से मिला, तो वो भी मोहनजोदड़ो से मिला। इसके अलावा यहाँ पे कांसे से बनी नर्तकी की मूर्ति, ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में, टेट परीक्षाओं में पूछा गया है कि कांसे से बनी नर्तकी की जो मूर्ति है वो कहाँ से मिली है, तो ये भी आपके मोहनजोदड़ो से मिली है। ये क्वेश्चन आपको जरूर याद रखना है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछेगा कि आपका विशाल स्नानागार कहाँ से मिला है, तो विशाल स्नानागार भी मोहनजोदड़ो से मिला है। कांसे से बनी नर्तकी की मूर्ति भी आपकी जो है वो मोहनजोदड़ो से मिली है। एक बार
बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन पूछा था कि सबसे चौड़ी सड़क सिंधु घाटी सभ्यता के इंडस वैली सिविलाइजेशन के कौन सा ऐसा स्थल है, कौन सी ऐसी पैलेस है जहाँ से आपका सबसे बड़ी यहाँ पे क्या मिली है, सबसे चौड़ी सड़क मिली है, तो वो भी आपका मोहनजोदाड़ो है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति भी आपको कहाँ से मिली है, मोहनजोदाड़ो से मिली है। पुरोहित आवास भी कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से। देखिए हड़प्पा सभ्यता के बहुत सारे स्थल हैं और सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे पहले खोजा गया स्थल था वो हड़प्पा था। कई बार क्वेश्चन में परीक्षाओं के में एग्जामिनर के द्वारा पूछा गया है कि हड़प्पा की खोज कब की गई, तो हड़प्पा की खोज 1921 में की गई। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और हड़प्पा की जो खोज है 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी, किसके द्वारा, राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा जो है हड़प्पा की जो है खोज की जाती है। और हड़प्पा वर्तमान में कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में है। ये क्वेश्चन आपको जरूर याद रखना है। हड़प्पा जो है वो वर्तमान में पाकिस्तान में है और ये यहाँ से हमको जो मुख्य चीज़ मिली थी वो आपके श्रमिक आवास मिला था। जैसे पुरोहित आवास मोहनजोदाड़ो से मिला था और श्रमिक आवास कहाँ से मिला था, हड़प्पा से मिला था। और आपका मछुआरे के जो चित्र मिले थे वो भी कहाँ से मिले थे, वो भी आपके हड़प्पा से मिले थे। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे है और आपका मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे है, इंडस रिवर के किनारे है। ये दोनों ही क्वेश्चन टेट परीक्षाओं में कई बार पूछे गए। एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन पूछा था कि लोथल भारत के किस राज्य में पड़ता है, तो लोथल भारत के गुजरात राज्य में पड़ता है। और ये जो है वो किस नदी के किनारे है, तो लोथल की बात करें ये आपका भोगवा नदी के किनारे है। ये क्वेश्चन भी कई बार टेट परीक्षाओं में पूछा गया है कि लोथल आपका किस नदी के किनारे है, तो अगर लोथल की बात करें ये आपका भोगवा नदी के किनारे है और ये अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो पोर्ट हमें जो मिले थे वो कहाँ से मिले थे, पोर्ट बोले तो बंदरगाह। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो हमें बंदरगाह मिले थे वो हमें कहाँ से मिले थे, लोथल से मिले थे। और हाथी के जो दांत है, गोदीबाड़ा है, वो भी हमें कहाँ से मिला था, लोथल से मिला था। एक दिशा मापक यंत्र ये भी कहाँ से मिला था, लोथल से मिला था। आपको अगर एसपी टेट क्वालिफाई करना है तो ऐसे क्वेश्चन पढ़ते हुए जाना होगा, चाहे कोई सा भी एसपी टेट है। अब टेट परीक्षाओं की प्रवृत्ति भी थोड़ी मुश्किल आ रही है, लेकिन जब आप मेरी वीडियोस से प्रैक्टिस करते हुए जाएंगे तो जून में जब आप एचपी टेट देने जाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में शुरुआत से लेकर और लास्ट तक अगर आप भी महादेव को मानते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव। जितने भी मेरे साथी, मेरे भाई बहन, और अगर ये वीडियोज अच्छी लग रही है तो उस मेरे भाई बहन तक ये वीडियो शेयर करें जो एक मिडिल क्लास फैमिली से है, जो कोचिंग हज़ारों की कोचिंग नहीं ले सकता, उस मेरे भाई बहन को ये वीडियो शेयर करें ताकि वो 499 में हमारे साथ जुड़ सके या फिर इन वीडियोज़ को देखकर भी अपना एचपी टेट क्वालिफाई कर सके। हम साइकोलॉजी के लिए भी एक बहुत जल्दी एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो थियोरेटिकल भी होगी, वन लाइनर भी होगी। इस बार जो है साथ में मैं थ्योरी वाले टॉपिक्स भी आपके बीच लाऊंगा ताकि आपकी दोनों चीज़ें एचपी टेट के लिए क्लियर हो और एचपी टेट में आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। साथियों कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो रंगपुर है ये कहाँ पड़ता है, तो मेरे साथी अगर बात करें रंगपुर की तो रंगपुर आपका जो पड़ता है वो कहाँ पर है, तो ये जो है वो गुजरात में स्थित है आपका। ये भी एक सिंधु घाटी सभ्यता का ही स्थल है रंगपुर, ये भी आपको जरूर याद रखना है। और रंगपुर की जो खुदाई है वो रंगनाथ राव के द्वारा की गई थी, ये बात आपको जरूर याद रखना है। और ये सुखभादर नदी के किनारे है, किस नदी के किनारे है, सुखभादर नदी एक पड़ती है उसके किनारे है रंगपुर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गुजरात राज्य के प्रायद्वीप में ये पड़ता है, सुखभादर नदी के किनारे है, मतलब लोथल के आसपास ही है ये क्वेश्चन आपको जरूर याद रखना है। और एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन पूछा था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी जो लिपि है वो कैसी थी, तो उसकी लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है। इसकी लिपि भाव चित्रात्मक थी। ये क्वेश्चन आपको कई बार क्वेश्चन टेट परीक्षाओं में पूछा गया है और ये क्वेश्चन परीक्षाओं में आता भी है, इसीलिए आप इनको डिटेल से याद रखें। और सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार था वो त्रिभुजाकार था, ये क्वेश्चन भी आपको इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है। जी हाँ, अगले क्वेश्चन जो यहाँ पे बोल रहा है कि भारत पर मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण कब हुआ, तो भारत पर जो पहला जो आपका मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था वो 712 एडी में किया था, 712 ईस्वी में किया था। और जब इसने ये आक्रमण किया था तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत पर पहला अरब आक्रमण किसके द्वारा, तो ये भी आपका मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था। और इसने जो है ये आक्रमण कहाँ किया था, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो ये इसने सिंध प्रांत पे ये आक्रमण किया था। तो मोहम्मद बिन कासिम ने पहला आक्रमण 712 ईस्वी में सिंध प्रांत पर किया था, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। और इसने जो है वो किसको हराया था, तो 712 में जब इसने ये आक्रमण किया था तो इसने सिंध पर विजय प्राप्त
की और वहाँ के राजा दाहिर किसको हराया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। दाहिर को हराया और भारत पर मुस्लिम शासन की नींव रखने वाला एक पहला सफल आक्रमण जो माना जाता है वो भी आपका मोहम्मद बिन कासिम का ये आक्रमण माना जाता है। ये क्वेश्चन आपको डिटेल से पूछा जाता है। अच्छा, बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी, ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो बाबर के द्वारा पानीपत का जो पहला युद्ध लड़ा गया था मेरे साथी, वो आपका 21 अप्रैल 1526। तो 21 अप्रैल 1526 को बाबर के द्वारा जो है वो पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी जाती है। और पानीपत की पहली लड़ाई जो बाबर और इब्राहिम लोदी, अब इब्राहिम लोदी कौन था, इब्राहिम लोदी जो है वो लोदी वंश का अंतिम राजा था और इस वंश में लोदी वंश की हार होती है और लोदी वंश का अंत होता है और भारत में मुगल वंश की नींव, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है किसके द्वारा रखी गई, तो मुगल वंश की जो नींव है, मुगल डेंसिटी की जो नींव है भारत में जो रखी जाती है वो बाबर के द्वारा रखी जाती है। ये क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा जाता है। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। अगर बात करें भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। ये क्वेश्चन कई बार टेट परीक्षाओं में पूछा गया है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। इनका कार्यकाल कब से कब तक था, तो इनका जो कार्यकाल था वो 1828 से 1835 के बीच में था। ये क्वेश्चन आपको जरूर याद रखना है। अगर बात करें लॉर्ड विलियम बेंटिंग की तो इनके बारे में एक क्वेश्चन परीक्षाओं में बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से पूछा जाता है कि इनको किस अधिनियम के तहत, क्योंकि भारत के गवर्नर जनरल से पहले क्या होता था, बंगाल का गवर्नर जनरल, तो बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल किया गया। ये किस अधिनियम के तहत किया गया, तो 1833 का चार्टर, 1833 का जो चार्टर था, इसी चार्टर के तहत भारत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल मेरे साथी कहा गया। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगर बात करें लॉर्ड विलियम बेंटिंग की तो इनके द्वारा क्या किया गया था, तो इनके द्वारा ठगी प्रथा का ख़त्म करने का एक महत्वपूर्ण कदम उठाया था। सती प्रथा पर रोक लगाने का काम भारत के किस गवर्नर जनरल ने किया था, तो 1829 में सती प्रथा पर राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय जिनको आधुनिक नवजागरण के अग्रदूत कहा जाता है, राजा राम मोहन राय की सहायता से सती प्रथा पर 1829 में रोक लगाने का जो काम किया था वो भी लॉर्ड विलियम बेंटिंग साहब के द्वारा किया गया था। ये क्वेश्चन आपको डिटेल से मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे, लेकिन कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो बंगाल के पहले प्रथम गवर्नर जनरल जो बंगाल के बने थे वो बने थे वारेन हेस्टिंग। ये नाम भी पूछा जाता है कि वारेन हेस्टिंग कौन थे, तो वारेन हेस्टिंग साहब क्या थे, आपके बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ये बात बंगाल का तो था वारेन हेस्टिंग और भारत का था आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंग। एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन पूछा था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा था कि भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का वायसराय कब कर दिया, तो ये क्या था 1858 का भारत शासन अधिनियम। तो 1858 के भारत शासन अधिनियम में बोला कि भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बनाया जाएगा। तो भारत का पहला वायसराय कौन बना, तो भारत का प्रथम वायसराय जो है वो लॉर्ड कैनिंग था। अगर बात करें लॉर्ड कैनिंग की, ये वो व्यक्ति है जो कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल था। ये क्वेश्चन कई बार एसपी टेट परीक्षाओं में पूछा गया है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो वो था भैया आपका लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के बारे में आपको जरूर याद रखना है, ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब ऑप्शन में यहाँ पे नाम दिया है आपका लॉर्ड डलहौजी। ये वही लॉर्ड डलहौजी है जिनके समय क्या हुआ था, तो भैया ये वही लॉर्ड डलहौजी है जिनके द्वारा भारत में हड़प की नीति लाई गई थी। तो हड़प की नीति जिसको अंग्रेजी में कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प की नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो भारत में लाया था, ये ऐसा गवर्नर जनरल था, तो ये आपका लॉर्ड डलहौजी था। लॉर्ड डलहौजी की बात करें तो लॉर्ड डलहौजी भारत का ऐसा गवर्नर जनरल था जिनके समय भारत में पहली रेल चलाई गई थी। भारत में जो पहली रेल चलाई गई थी वो 1853 में चलाई गई थी, जो कि मुंबई से ठाणे चलाई गई थी, जो 34 किलोमीटर चली थी। ये क्वेश्चन भी आपको डिटेल से याद रखना है। लॉर्ड डलहौजी ने भारत में जो है वो डाक प्रणाली की भी बात करी थी, डाक सिस्टम को भी लाने का काम किया था। कई बार क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ लेता है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है, तो भैया जो आपका फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ये वही लॉर्ड रिपन है जिनके समय भारत में क्या हुआ था, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी, मतलब कंटिन्यूसली जो आपकी 11-10 साल के बाद जो पॉपुलेशन सेंसस होती है वो भी लॉर्ड रिपन के समय हुआ था। तो लॉर्ड रिपन के बारे में भी आपको सारी बातें याद रखनी है। ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है।
इनके बारे में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जो कि प्रेस पे एक्ट लगाया गया था कठोर लॉर्ड लिंटन के द्वारा, उसको किसने हटाया था? तो इसको भी लॉर्ड रिपन ने हटाया था। कब? 1882 में ये क्वेश्चन। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लगाया कब था? तो 1878 में। किसके द्वारा? लॉर्ड लिंटन के द्वारा। तो साथियों, अगर आपको भी मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए हर हर महादेव। और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए जोश के साथ। और अगर आप भी हमारे बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं ज़रूर ज्वाइन करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए जोश के साथ। हर हर महादेव। जय शिरघुल महाराज।